Assalamu alaikum everyone once again. So I hope I would be audible properly. Uh, Online ones, can you hear me loud and clear? Can you please let me know? Otherwise, I need to take an assumption that it's perfectly fine. Thanks everyone. So first of all, apologies for being a bit delayed today. Actually, traffic was a bit unpredictable. Uh, Again, आप सब लोगों को वेलकम फॉर आवर टैक्सेशन class for December 24 session. December class for, sorry, taxation class for December 24 exam session. आज का दिन बहुत ज्यादा टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा पढ़ाई लिखाई से ज्यादा कुछ जनरल डिस्कशंस पेपर है किस बारे में, हमारा पेपर होगा किस तरह, हाउ द कोर्स विल बी एग्जीक्यूटेड, हाउ द कोर्स विल बी डिलीवर्ड, इस तरह की चीजों के ऊपर ज्यादा डिस्कशन बातचीत रहेगी एज कंपेयर टू पढ़ाई लिखाई। लाइक आज के बाद से एटलीस्ट जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए सारी पढ़ाई लिखाई ही करनी है, बट आज जरा पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बातचीत होगी। एग्जैक्ट पढ़ाई लिखाई का आज बहुत ज्यादा इरादा, बहुत ज्यादा मूड नहीं है। टैक्सेशन पेपर एक इम्पॉर्टेंट पेपर है एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज ये एसीसीए के फंडामेंटल्स में इसे वन ऑफ द लेंथीएस्ट सिलेबस पर्सपेक्टिव से एग्जाम बोला जाता है। बट हैविंग सेड दैट, इसका हमेशा पासिंग रेशो विद इन द फंडामेंटल्स, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल्स, तो फंडामेंटल्स का मेरा मतलब है फंडामेंटल स्किल्स, लॉ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ऑडिट अश्योरेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन। ये 6 पेपर्स में पहला या दूसरे नंबर पे इसका कंपटीशन चलता रहता है नॉर्मली विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर इन टर्म्स ऑफ पासिंग रेशियो परसेंटेज। सो डिस्पाइट कि इसका सिलेबस लेंथी है बट इट हैज अ गुड पासिंग रेशियो। प्रीडोमिनेटली दिस पेपर इज कैलकुलेशन बेस्ड पेपर, मतलब थ्योरी वाला पेपर नहीं है, कैलकुलेशन बेस्ड पेपर है। सो आप में से जो लोग कैलकुलेशंस एंजॉय करते हो, जिन्हें कैलकुलेशंस में मजा आता है, कैलकुलेशंस आसान लगती हैं, उन लोगों को ये पेपर आसान लगेगा। बट अगर किसी को कैलकुलेशंस में डिफिकल्टी होती है, सर मुश्किल लगती है कैलकुलेशंस, थिंग्स लाइक दैट, सो ऐसे लोगों के लिए मेरी एडवाइस डे वन पे ही ये होगी कि इस पेपर में, एंड सिमिलर गोज विद एवरी मैथमेटिक्स टाइप ऑफ पेपर, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा चीजें हैंड्स ऑन होंगी और उतना ज्यादा आप अपने प्रैक्टिस कर करके आप अपने आप को परफेक्ट कर सकते हो। टैक्सेशन की जब भी कभी बात आती है, सो टैक्सेशन को हमेशा 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। हमेशा टैक्सेशन को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। जस्ट अ सेकेंड। टैक्सेशन को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। वन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेशन एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्सेशन। किसी को आइडिया है डायरेक्ट टैक्सेशन इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? ओके, फाइन, फेयर इनफ। और कोई फीडबैक? सो वन फीडबैक विच आई हैव इज कि डायरेक्ट टैक्सेशन जैसा कि कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स टाइप की चीज होगी, दैट इज द फेयर थिंग। और कोई फीडबैक? लाइक एनीवन हैज एनी अंडरस्टैंडिंग क्या डायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है? नो? ओके, लेट मी टेक दिस अप फर्दर। इनडायरेक्ट टैक्सेशन किसी भी ऐसे टैक्सेशन को बोला जाता है जो कंजम्पशन
ऑफ गुड्स या सर्विस के ऊपर टैक्स लगाया जाए, कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विस के ऊपर टैक्स लगाया जाए, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन किसी भी ऐसे टैक्सेशन को बोला जाता है, मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूं। डायरेक्ट टैक्सेशन किसी भी ऐसे टैक्सेशन को बोला जाता है विच इज लेवाइड अपॉन लेवल ऑफ इनकम ऑफ पर्सन। मतलब डायरेक्ट टैक्सेशन का ताल्लुक कंजम्पशन से नहीं है, डायरेक्ट टैक्सेशन का ताल्लुक किस चीज से? आपकी इनकम से, आपकी कमाई से। जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स देना होगा, जितना कम कमाओगे उतना कम टैक्स देना होगा। इनडायरेक्ट टैक्स वाले लोगों का ताल्लुक इनकम से नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स वाले लोगों का ताल्लुक किस चीज से है कि जितना ज्यादा आप गुड्स सर्विसेज कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा टैक्स देना होगा। अगर आप गुड सर्विस कंज्यूम नहीं कर रहे, आपको टैक्स इनडायरेक्ट वाला नहीं देना। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्स में लेट सपोज मैं कुछ पैसे अर्न करूं, कमाऊं, अर्न करूं, और अर्न करके लेट सपोज उन पैसों से मोबाइल कार्ड रिचार्ज करूं, टैक्स लगता है उस पर? आंसर इज यस, टैक्स लगता है। इसी तरह अगर मैं लेट सपोज अपनी कमाई हुए पैसों के बजाय मैं किसी से अपने बड़े भाई बहन मदर फादर से पैसे लूं और लेट सपोज मोबाइल का कार्ड रिचार्ज करूं, टैक्स लगता है उस पर? द आंसर इज यस, लगता है। थर्ड, लेट सपोज मैं कहीं से पैसे चोरी करूं और मोबाइल कार्ड रिचार्ज करूं, क्या ऐसे रिचार्ज के ऊपर टैक्स लगेगा? लगेगा। तीन एग्जांपल्स हो गई, पहला खुद कमाई, दूसरा बहन भाई या लेट सपोज मदर फादर से पैसे लिए, तीसरा चोरी की, चौथा अगर मैं किसी से लोन लेके कार्ड रिचार्ज करूं, टैक्स लगेगा? जो लोन लेके, यस टैक्स लगेगा। चार सिचुएशंस हो गई। फिफ्थ लास्ट सिचुएशन, लेट सपोज मैं किसी से पैसे मांगू, भीख मांगू कि भाई मुझे मोबाइल में कार्ड रिचार्ज करवा दो। वो जैसे कभी कभी लोगों के पास मैसेजेस आते हैं ना, कभी प्लीज किसी का नाम हो तो डू नॉट माइंड, कभी आयशा, कभी सबा, कभी सना, इस तरह के मैसेजेस आते हैं ना, हॉस्पिटल में हूँ, परेशान हूँ, मेरा नंबर ये है, मुझे इतने का लोड करवा दो, मोबाइल में बैलेंस डलवा दो, और बात करनी है तो उसके लिए एक अलग नंबर होता है। कभी कभी बच्चे बोलते भी हैं सर वो नंबर पे कॉल की थी, मिल नहीं रही थी। मतलब खैर, सो क्या उस सबा सना आयशा वॉटेवर, क्या उस बेचारी पे भी टैक्स लगता होगा? द आंसर इज यस। सो ये वो जालिम लोग हैं जिसको इससे कोई कंसर्न नहीं कि पैसे आए कहां से, इनको बस एक कंसर्न, गुड्स या सर्विस कंज्यूम हो रही है, यू हैव टू पे द टैक्स, दैट्स इट। डायरेक्ट टैक्सेशन को फर्दर दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। वन इज कॉल्ड कैपिटल डायरेक्ट टैक्सेशन and another one is called as revenue direct taxation। रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेशन और कैपिटल डायरेक्ट टैक्सेशन में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस वो ही है जो आप कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम में डिफरेंस पढ़ते हो। कैपिटल इनकम क्या होती है? कैपिटल इनकम कोई भी जो वन ऑफ इनकम आप अर्न कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई नॉन करंट एसेट बेच के पैसे कमा लिए, कोई प्रॉपर्टी बेच के पैसे कमा लिए, दैट इज योर कैपिटल इनकम। रेवेन्यू इनकम कौन सी होती है? रेवेन्यू इनकम कौन सी होती है? जो आपकी रोजमर्रा की डेली रूटीन एक्टिविटी वाली इनकम है, दैट इज कॉल्ड योर रेवेन्यू इनकम। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस के लिए, एक कंपनी के लिए अगर आप कभी प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ तो उसमें रेवेन्यू में कभी भी गेन ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं होता। गेन ऑन डिस्पोजल हमेशा सेपरेटली रिकॉर्ड होता है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू में आप हमेशा क्या शो करते हो कि इसकी रेगुलर वाली इनकम कितनी है, वन ऑफ इनकम्स एक्सक्लूडेड होती हैं। सो जो आपका रेवेन्यू इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेशन, और जो आपकी वन ऑफ इनकम्स के ऊपर टैक्स लगेगा दैट इज कॉल्ड कैपिटल डायरेक्ट टैक्सेशन।
रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेशन, ओके, अभी तक मैंने ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए कि ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स टैक्सेशन के क्या हैं। अब मैं जरा उस टैक्सेशन के ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स को एग्जांपल्स में ट्रांसलेट करने लगा हूं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन की there is only one example in our TX syllabus, and the only example is called as value added tax, which is abbreviated as VAT। और पाकिस्तान में वीएटी का ऑल्टरनेट जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड, पाकिस्तान में इस वीएटी का ऑल्टरनेट जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड abbreviated as GST। सो इंशाल्लाह टुवर्ड्स जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो उस वक्त मैं हल्का फुल्का ये भी बात करूंगा कि जीएसटी और वैल्यू एडेड टैक्स में डिफरेंस क्या है। बट फ्रॉम द सिलेबस पर्सपेक्टिव दिस इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। जीएसटी ऑब्वियसली यूके का कॉन्सेप्ट नहीं है, सो यूके में वैट का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। सो वैट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, इस तरह की चीजों के ऊपर हमारी डिस्कशन रहेगी। Revenue direct taxes. There are two examples in revenue direct taxes. One example in revenue direct taxes is called as income tax। मतलब जो भी मैं पैसे कमा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल जॉब करके पैसे कमा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस करके पैसे कमा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल कोई घर वगैरह किराए पे दे के पैसे कमा रहा हूं, जो भी मैं पैसे कमा रहा हूं इन माई रूटीन एक्टिविटी, उसके ऊपर जो मुझे टैक्स देना होता है दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। इसी तरह से एक और रेवेन्यू टैक्स एग्जिस्ट करता है विच इज कॉल्ड एज कॉरपोरेशन टैक्स, विच इज कॉल्ड एज कॉरपोरेशन टैक्स। सो इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स मेजरली सेम चीज है, बस डिफरेंस दोनों में क्या है। इनकम टैक्स किसने पे करना है, इनकम टैक्स इंडिविजुअल पर्सन्स ने पे करना है, मेरे आपके जैसे आम इंसानों ने पे करना है। कॉरपोरेशन टैक्स किसने पे करना है, कंपनीज ने पे करना है। ओके, नाउ कैपिटल डायरेक्ट टैक्सेशन। कैपिटल डायरेक्ट टैक्सेशन की भी दो एग्जांपल्स एग्जिस्ट करती हैं, एंड कैपिटल डायरेक्ट टैक्स की टू एग्जांपल्स आर capital gains tax, which we abbreviate as CGT, and second one is called as inheritance tax, abbreviated as, अच्छा, इनहेरिटेंस टैक्स नाम से क्या समझ में आता है, लाइक किस तरह की चीज की यहां पे बात होगी। जो विरासत में चीजें मिलती हैं उन विरासत वाली चीजों के ऊपर जो टैक्स लग रहा होगा, विरासत में मिलने के टाइम पे जो टैक्स लग रहा होगा दैट इज इनहेरिटेंस टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स, मुझे बेसिकली इंपॉर्टेंटली ज्यादा इस पे बात करनी है। कैपिटल गेन्स टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स का कॉन्सेप्ट उस वक्त अराइज होता है जब कभी आप कोई नॉन करंट एसेट सेल आउट करो। नॉन करंट एसेट आई होप आप सब लोग समझते हो। नॉन करंट एसेट मतलब लैंड बेच दी, बिल्डिंग बेच दी, शेयर्स थे मेरे पास, शेयर्स बेच दिए, कोई नॉन करंट एसेट वाला प्लांट मशीनरी, फिक्सचर्स, फिटिंग्स, फर्नीचर, इस टाइप की चीज बेच दी। तो ये सारी चीजें मेरे पास किस एम्बिट में फॉल करती हैं, इनके बेचने के ऊपर जो भी टैक्स वगैरह के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे दैट वुड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर मेरी हल्की फुल्की बात हो गई, राइट। ये जो, अगर आप नोट करो, ये जो मैंने 5 रेड बॉक्सेस बनाए हैं, ये बेसिकली हमारे टैक्सेशन के टॉपिक्स के नाम है सारे के सारे। मतलब ये सारे के सारे यू कैन से ब्रॉड टॉपिक्स हैं ऑफ टैक्सेशन। सो मुझे ये पता चला कि टैक्सेशन में देयर आर 5 टॉपिक्स ओवरऑल। वन इज कॉल्ड कैपिटल गेन्स टैक्स, वन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। सो ये 5 टैक्सेस के ऊपर मुझे ओवरऑल
डिस्कशन करनी होगी वन बाय वन, ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला. So before I move forward, any questions so far? Anyone want to ask anything before I move forward? So unannotated notes and annotated notes. Soft copy would be available. So annotated notes में what we normally do is for annotated notes एक आप लोगों के साथ ड्राइव शेयर्ड फोल्डर, लेट से गूगल ड्राइव और इस तरह की कोई भी चीज, वन ड्राइव हो गई, उसका लिंक शेयर कर देंगे और इमीडिएटली आफ्टर क्लास ये पीडीएफ वहां पे साथ साथ अपलोड होती रहेगी. सो दैट्स गुड यू आस्क. सो क्लास में बहुत ज्यादा फोकस, मतलब अगर कुछ बोल रहा हूँ उसमें से नोट करना है तो एक अलग बात है, अदरवाइज यहाँ जो लिखा हुआ है उसको कॉपी करने पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये नोट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्लास आपको हमेशा अवेलेबल होंगे. सही है. और कहीं ना कहीं हम लोग एक काम बात ये भी जरूर करते हैं कि उसके साथ डेट भी मेंशन कर रहे होते हैं कि किस डेट को क्या काम हुआ था, सॉरी किस डेट के साथ साथ उसको अपलोड करते रहते हैं. someone raised the hand, I missed. So yeah, please, Sharmila, please go ahead. You can unmute yourself and speak if you want to. Yes, Assalamu alaikum. First of all, sir, I would like to know about the inherent tax. Is it from something that we are getting from ancestors? Oh, so inheritance tax basically, let's suppose my grandfather died today, let's suppose, and he was a very rich guy, और उन्होंने अपनी बहुत सारी इनहेरिटेंस मेरे नाम पे ट्रांसफर की. सो इन यूके देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि ये जो इनहेरिटेंस फ्रॉम माय ग्रैंडफादर टू मी, और लेट्स से फ्रॉम माय ग्रैंडफादर टू हिज सन, ऑब्वियसली माय फादर, या वो किसी को भी अपनी इनहेरिटेंस ट्रांसफर करेंगे तो उस इनहेरिटेंस के ट्रांसफर के ऊपर there is a tax which is called inheritance tax. I don't know good thing, bad thing, but interestingly, like sales tax concept exists in Pakistan. Income tax, this concept exists in Pakistan. Corporation tax, this concept exists in Pakistan. Capital gains, this concept exists in Pakistan. This is the only tax जो पाकिस्तान में exist नहीं करता. So that's why maybe you guys are hearing it for the first time. वरना कभी किसी मदर, फादर, पेरेंट्स, कजन्स, एल्डर सिबलिंग्स, इनके डिस्कशंस में बाकी नाम तो कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं, बट दैट्स वाई ये नाम हमने एज सच कभी नहीं सुना होगा. Sir, actually, I'm not from Pakistan. That's why my Urdu is a little bit weak. So when you say the pure Urdu in this one, that's why I couldn't get you. That's why I just wanted to assure that is it from the ancestor or not. So that's the thing. I got it, sir. Thank you. Perfect. Most welcome. Any further question before I move forward, please? So I hope you, by the way, during the discussion, I covered one of the important thing which I'll have to update you guys. That is about the availability of these PDFs. कि ये PDFs आपको available होंगी annotated ones. So बहुत ज़्यादा focus copy करने पे नहीं रखना. More focus should be on understanding. और along with the understanding, second more focus should be on कि अगर कोई बात बोलते हुए आपने नोट करनी है, दैट इज समथिंग एल्स, यू कैन नोट इट, बट लाइक यू नो जो मैं लिख रहा हूँ उसके कॉपी के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं. ओके, आई एम मूविंग फॉरवर्ड. द नेक्स्ट पेज slide shows guides me about the paper format. By the way, before I move towards the paper format, let me go on the back one. Can I ask how many of you have attempted any other fundamental skills paper? And when I'm asking about skills, I mean PM, AA, FR, FM. Obviously, I understand ATX आप लोग first time attempt कर रहे हो. So इनमें से और कोई पेपर attempt किया है किसी ने भी? FR किया है. Okay.
Okay, which paper you attempted? So, oh, that's good to hear, Sharmila. What about others, please? Kashif, to answer your question, like online lectures are different, separate, and these physical live classes are different, separate. So these are two completely different variants, I would say. Can I have feedback from others? Simran, Kashif, Joyanta, Faizan, anyone? Uh, Kashif, can we have discussion on this after the class, if you really don't mind? Like, we can discuss this. So good to know this, Kashif. Anyone further? Like, that's good to see two students in online are actively contributing. Oh, that's nice, Faizan. PM and FM, tough papers, two in one go. Oh, Simran, good to know this. Again, double AFR, good combination, I must say. Okay, so the good thing is, अभी तक मेरे पास जो भी feedback आया, according to that, every one of you have attempted at least one paper in fundamental skills, right? So you have a basic idea कि in fundamental skills, every exam, every paper is divided into 3 sections. जिनका फर्स्ट टाइम है दे वुड बी हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, और जो अटेम्प्ट कर चुके हैं उन्हें इस बात का आइडिया है कि इन एवरी फंडामेंटल स्किल्स एग्जाम paper is divided into 3 sections. One, section A, section B, and section C. Section A consists of MCQs, which is ACCA language में जिसको OTQs बोला जाता है. 15 OTQs, 30 marks. So it's 2 marks each, right? In section B, again there are OTQs, but section B के OTQs थोड़े से different style के होते. In section B OTQs, there will be one scenario, and from that scenario, there will be 5. Allow me to write the word MCQs, or you can write it as OTQs. So one scenario, and from the scenario, there will be 5 MCQs or MTQs. In total, there would be 3 scenarios. So in total, there will be 15 MCQs or OTQs. The good thing is, in taxation, ये OTQ के scenarios किस किस topic से pertain करते होंगे, that is already defined by the examiner. और examiner ने define किया क्या है? एक scenario would be from capital gains tax, one scenario would be from inheritance tax, and one scenario would be from value added tax. So it means, if you notice, कैपिटल डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये दोनों चीजें मेनली कहां एग्जामिन होनी है? इनटू द सेक्शन बी. नाउ इफ आई प्रोसीड टुवर्ड्स सेक्शन सी, in section C there will be 3 constructed response questions, which is abbreviated as CRQ, a total of 40 marks. In this section for taxation, there will be 3 questions: question 1, question 2, question 3. Income tax would be of 15 marks. Corporation tax would be of 15 marks.
and tax planning would be of इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स पे तो हमारी बात हुई थी ऑन द प्रीवियस स्लाइड, राइट? सो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, यू कैन से कि जो मेरे पास डायरेक्ट रेवेन्यू टैक्सेशन वाला एलिमेंट है, डायरेक्ट रेवेन्यू टैक्सेशन और रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेशन, वट एवर यू नेम इट, वो मेरे पास बेसिकली एग्जामिन कहां पे हो रहा होगा? इनटू द सेक्शन सी. What is this tax planning? So, to be very honest, this is one of my favorite area in the taxation or advanced taxation, whatever I am teaching. Tax planning में इंटरेस्टिंग फैक्ट सबसे ज्यादा ये है कि इट्स मोर वेरी मच क्लोजर टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से क्लोजर होने का मतलब ये है कि इफ यू आर गोइंग टू डू समथिंग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, आप एक वक्त में एक टैक्स को कंसिडर नहीं करते. प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक वक्त में मल्टीपल टैक्सेशन को कंसिडर करना पड़ता है, सोचना पड़ता है. लेट सपोज मैं आज अगर कहीं जॉब करने जा रहा हूं, तो जॉब में मुझे सैलरी क्या मिलेगी, टैक्स कितना लगेगा, आफ्टर टैक्स सैलरी कितनी बचेगी, वर्सेस अगर मेरे पास एक ऑप्शन हो मैं बिजनेस कर सकता हूं, बिजनेस में मैं कमाऊंगा कितना, टैक्स कितना दूंगा, घर कितने पैसे लेके जाऊंगा. सो टैक्स प्लानिंग इज मोर क्लोजर टू दीज टाइप ऑफ डिस्कशंस. ओके, नीडलेस टू से, एंड आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, टैक्स को या किसी भी चीज को प्लान आउट करने की फंडामेंटल शर्त यह है कि उससे रिलेटेड लॉज रेगुलेशंस पता होने चाहिए. अगर आपको लॉज रेगुलेशंस नहीं पता, आप उसमें से चीजों को प्लान आउट नहीं कर सकते. मतलब जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, आई होप एवरीवन इज डन और एवरीवन अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एनालिसिस, राइट? अगर आपको रेशियोज कैलकुलेट करना आते हैं, then you would be able to window dress the ratio. विंडो ड्रेस समझते हो ना? किसी रेशियो को बढ़ा के दिखाना है, कम करके दिखाना है, आर्टिफिशियली क्या करना है, क्या नहीं करना है. यू विल बी एबल टू डू ऑल दोज थिंग्स वंस यू आर फेमिलियर विद द रेशियो. उसका न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा. इफ यू आर क्लियर विद ऑल सच थिंग्स, देन यू कैन डू दैट. और अगर रेशियो का फॉर्मूला ही नहीं क्लियर, तो विंडो ड्रेस तो बहुत बात की चीज है, पहले फॉर्मूला पता हो. इसी तरह टैक्स प्लानिंग बाद में होगी, पहले टैक्स पढ़ना है, समझना है. जब पढ़ लेंगे, समझ आ जाएगा, देन वी विल बी एबल टू प्लान द टैक्स. मतलब ये एक ऐसी चीज है जो टूवर्ड्स द एंड डिस्कस हो रही होगी. ऑब्वियसली मैं बीइंग ट्यूटर ऑफ टीएक्स, हम लोग ये गाइड करेंगे कि ये टैक्स को प्लान आउट करना कैसे. सो ये पूरा एक कंप्लीट सेक्शन है. बट ऑब्वियसली इसमें सिर्फ इनकम टैक्स नहीं होगा, इसमें सिर्फ कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं होगा, इसमें सिर्फ कैपिटल गेन्स, इनहेरिटेंस, वैट, कोई एक चीज नहीं होगी. दैट विल गिव अ होलिस्टिक व्यू ऑफ ऑल ऑफ द टैक्सेशन सब्जेक्ट. ओके, सो और आपस की बात है, जब हम टैक्स प्लानिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सिंस आई मेंशन कि ये हम कब पढ़ रहे होंगे, टुवर्ड्स द एंड, तो इसका मतलब होगा कि भाई अब कोर्स सिलेबस इज अबाउट टू एंड, लाइक दैट वुड बी लास्ट टॉपिक टू स्टडी. I hope you guys would be now bit clear with the paper format. So this particular slide is one of my favorite slide, considering the orientation or the first class, because from this slide we become very much familiar, we become very much clear with the concept के टेक्स्ट में टॉपिक्स कौन कौन से हैं और उन टॉपिक्स में आपस में लिंक क्या है. मतलब मुझे ये आपस में इनके लिंक्स भी पता चल जाते हैं. Anything to ask confirm from the paper format? Any question to ask from the paper format? Yeah, please go ahead, Sharmila.
Sir, I just wanted to know that the tax planning, which is we are consisting in the section C that for the 10 marks, is it the separate section or it is the combination of all that we have actually studied from the early to the end of the course? So it's not a new or a different section from a study perspective. It's just basically, for example, while you are going to execute any transaction, let's suppose you are thinking to dispose of your property. Now, if you are going to dispose of your property, capital gains tax would be applicable, VAT would be applicable, yes, no. So we need to think all these aspects in the tax planning. Point number one. Point number two, obviously we will guide you, and or other way around, let me rephrase, we will give you the direction how to think about multiple aspects in a single transaction. So I would not say it as a separate section, but kahin na kahin I can say it is a separate chota sa topic type of stuff, I can say that. But it's not a branch of taxation separately, like we categorize direct and indirect, revenue, capital. In this way, it cannot be categorized. That means, sir, all in all, we can say it's the combination of all that Oh, yes. what we have learned throughout the course that this is gonna combine there, isn't it? Yes. And interestingly, based on your statement, I can tell I used to call this like this is the official name of this topic, tax planning. Otherwise, I normally call this topic as completing the picture. Like the picture which you guys saw, I showed you guys throughout, let's say, 2 months time. It's like completing the picture, like summary, executive summary type of thing. That means the climax, just like a picture where we are having it. Yeah, so I got it right now. Good one. Thank you. Most welcome. Anyone further, please? So it's good to ask the questions rather than to remain keep quiet. Sorry. No one. Matlab, if anyone is shy of speaking, so he or she can drop the message. Like I'm continuously checking the messages as well. No. Okay. There is a table, and again, try to ignore, let me rephrase, try to ignore the tick marks in the boxes and try to think at your own from our discussion of, let's say, last half an hour. Capital gains tax. Is it a capital tax or revenue tax? Is it a direct tax? Is it indirect tax? So capital gains tax, it is a capital tax. Is it a direct tax or indirect tax? It is inheritance tax. We categorized it as capital tax, also direct tax. Value added tax. It is neither capital nor revenue, because if you notice, capital or revenue is basically part of the. So is value added tax even a direct tax? No, it is an indirect tax. Income tax, it is a revenue tax, direct tax. Corporation tax, it is a revenue tax. One thing, I don't know why, I have one पर्सपेक्टिव डिफरेंस, वो जैसे बोलते हैं ना नजरियाती इख्तिलाफ, एक मेरा हमेशा रहता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन, एब्रीविएटेड एज NIC. नाम सुना है पहले आज से? कहाँ सुना है, कहाँ पढ़ा है? वेरी गुड. F2 के एग्जाम्स में पढ़ा होगा, और जो लोग FIA स्ट्रीम से आ रहे हैं, इफ आई एम नॉट रिकॉलिंग रॉन्ग, मुझे खैर बहुत टाइम हो गया FIA पढ़े हुए, इफ आई एम नॉट रिकॉलिंग रॉन्ग, FA1 में भी नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन का पेरोल नाम के टॉपिक में जिक्र रहता है. नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन, लाइक अभी नाम आया तो जरा थोड़ी सी डिस्कशन कर लें. नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन,
it is basically state pension contribution. What is state pension? State pension is basically the pension which we pay to the government. Like कि मैं अपने गवर्नमेंट के पास पैसे जमा करवा रहा हूँ कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये पैसे में मेरे बुढ़ापे में मुझे सपोर्ट फाइनेंशियली कौन कर रहा होगा? द गवर्नमेंट विल बी सपोर्टिंग. सो गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से सपोर्ट नहीं करती. थ्रू आउट योर लाइफ whatever you earn, उसी में से आपको गवर्नमेंट के पास अपने पेंशन के पैसे पे करने होते. आई कैन टेल यू ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ये जो पेंशन के थ्रू पैसों की कलेक्शन है इन पाकिस्तान, it resides with a department which is called as EOBI. नाम सुना है? EOBI, Employment Old Age Benefit Institution. मतलब ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में स्टेट पेंशन कलेक्ट करते हैं. इसी तरह से यूके में जो स्टेट पेंशन है उसका नाम है NIC, और उसकी कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजाइड्स विद द टैक्स अथॉरिटी. मतलब टैक्स अथॉरिटी ही इन पैसों को कलेक्ट करती है. दैट्स वाई ये टैक्सेशन के पेपर में एग्जिस्ट करता है. अदरवाइज इट्स नॉट अ टैक्स एट ऑल. ओके. नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, अगेन ये किस चीज से लिंक होता है? हमेशा बंदे की इनकम से. मतलब जो बंदा जितना ज्यादा कमाएगा उतना ही ज्यादा उसे नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन पे करना होगा. हैविंग सेड दैट, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमें पढ़ना है, बट इट्स नॉट अ सेपरेट section, I would say. So like I said, there are 5 sections in the syllabus: income tax, corporation tax, capital gains tax, inheritance tax, and last one is value added tax. नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन अलग से सेक्शन नहीं है, ये इनकम टैक्स के अंदर ही एम्बेडेड है, इंटीग्रेटेड है, सिंक्रोनाइज्ड है, बट इट इज ऑल्सो अ रेवेन्यू टैक्स, part of the direct taxation. Okay. Before I move, maybe I will skip 1 or 2 pages. 1 page to be precise. Do you guys understand these terminologies? Tax evasion or tax avoidance? Tax evasion से पूरी order. Okay. Okay. Anyone further like to say something, like to add something? What is tax avoidance? What is tax evasion? ACCA, Joanita, Kashif, Sharmila, Simran. No? Okay. Like I requested to share your views. Not necessary to be correct, because I understand you guys are learning at the moment, but sharing your views is always important. Yes, please go ahead. Sir, what I understand is tax avoidance is where the government is permitting us to exempt the tax, or we shouldn't actually pay. The government is giving us some, what can I say, like things that where we can actually legally you shouldn't pay the tax. But for the tax evasion, this is the thing that where the government is actually not giving us a permit to not giving the tax, which is not actually legal, it's illegal currently. And another name Sir Zaya said in the recording for the tax avoidance is the tax planning. Probably, sir, this was the thing. Okay, Simran very well concluded. Tax avoidance is legal versus tax evasion is illegal. So to start the conversation, what is avoidance versus what is evasion? Tax evasion,
as an starting statement. Tax evasion, okay, keep one thing remember. अवॉइडेंस हो या एवेजन हो, दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है, टैक्स बचाना। टैक्स उन चंद एक चीजों में से है जो देना सबको पड़ता है, मगर देना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, राइट? कीप माय वर्ड्स रिमेंबर। मतलब टैक्स एक ऐसी चीज है जो देना सबको पड़ता है, मुझे भी देना पड़ता है, सबको देना पड़ता है। दुनिया में जो इंसान जिस कंट्री में रहता होगा उसे वहां का टैक्स पे करना है, बट ये हमेशा एक ऐसी चीज रही है जो देना कभी किसी को पसंद नहीं है, राइट? मतलब हर किसी की कोशिश, प्रेफरेंस यही होती है कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि टैक्स ना देना पड़े, राइट? सो अगर अब आपने सो दीज both of these techniques have a common objective, and the common objective is to reduce the tax, right? बट जब भी कभी सेव करने की, रिड्यूस करने की बात आती है, तो कभी कभी लोग सेव रिड्यूस करने के चक्कर में इतना सेव रिड्यूस पे चले जाते हैं कि कभी कभी वो कहते हैं ना, हम सही गलत की तमीज करना भूल जाते हैं। अगर आप सही गलत की तमीज करना भूल जाओ, दैट थिंग बिकम्स एवेजन, दैट थिंग बिकम्स एवेजन। और अगर आप सही गलत की तमीज करना भूल जाओ, एंड दैट बिकम्स योर इलीगल वे टू सेव द टैक्स। सो अगर आप इलीगल वे में अपना टैक्स सेव कर रहे हो, दैट इज एवेजन। अवॉइडेंस क्या चीज है? अवॉइडेंस इज मिनिमाइजिंग योर टैक्स लाइबिलिटी बाय अप्लाइंग फेवरेबल ऑप्शन। अब जरा समझना, एंड सेकंड में जरा दोनों पॉइंट्स को एक साथ डिस्कस करता हूं। It's not an illegal activity. Avoidance is not illegal activity, whereas evasion is precisely illegal activity. Okay? Avoidance होती कैसे है? Obviously, avoidance में आज समझा तो बिल्कुल भी नहीं पाऊंगा। Reason being, अवॉइडेंस सीखने समझने के लिए हमें लॉ पता होना चाहिए, और अभी तक हमें टैक्स के सिर्फ टॉपिक्स के नाम पता चले, अभी लॉ तो बहुत दूर की बात है। आप सब लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, राइट? FR हो, F3 हो, सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। सो आई विल टेक द लेवरेज ऑफ दैट नॉलेज फ्रॉम यू गाइस। IAS IAS 16, property plant equipment, everyone is familiar with? As per IAS 16, property plant and equipment, assets which have limited useful life must be depreciated, right? For example, this one cell phone, it has a limited useful life. Yes, it must be depreciated. Now, depreciation. Like, what method should I use to depreciate this phone? It should be straight line, it should be reducing balance, it should be any other method. IAS 16 ने define किया है? नहीं, IAS 16 में बस ये कहा था कि जैसे अगर कोई ऐसा एसेट है जो इसकी ब्लैक क्या ज्यादा है, रेगुलर बेसिस पे जैसे यूज हो रहा है, तो उस पे शायद स्ट्रेट लाइन लगेगा। करेक्ट। सो जनरल गाइडेंस है, कंफर्मेशन नहीं है कि आपने जनरली जिन एसेट्स का एक फिक्स्ड यूज रहता है, लेट्स से ऑन अ टाइमली बेसिस, लेट्स सपोज एयर कंडीशनर, लेट्स सपोज फैन, इनका ताल्लुक, इनकी लाइफ जनरली ईयर्स डिपेंडेंट होती है, 5 साल तक चलेगा। ऐसी चीजों को स्ट्रेट लाइन के हिसाब से डेप्रिशिएट करो, दैट्स अ गाइडेंस, आई एग्री। इसी तरह अगर कोई एसेट ऐसा है कि जो शुरू में तो ज्यादा कंज्यूम होगा बट बाद में उसकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आएगा, जनरली द इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उनके ऊपर रिड्यूसिंग बैलेंस, बट ये गाइडेंस है, राइट? इज देयर एनी हार्ड गाइडलाइन? ये टेबल हमेशा स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट होगी, फुल स्टॉप। देयर इज नो सच गाइडेंस, राइट? ओके, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट डिफाइंड, गाइडेंस है, डिफाइन नहीं। लेट सपोज
स्ट्रेट लाइन डिफाइन है कहीं, लेट सपोज कौन सा एसेट कितने साल पे डेप्रिशिएट करना है ये डिफाइन है। टेबल 5 साल पे करनी है, 10 साल पे करनी है, डिपेंड करता है यूजफुल लाइफ पे। ये कौन बताएगा यूजफुल लाइफ? कंपनी डिसाइड करती है सबसे पहले कि मेरा ये एसेट कितना अरसा चलेगा, राइट? मैं ही तो कंपनी हूं, मैं ही तो बिजनेस हूं, मतलब मुझे ही डिसाइड करना है कि ये एसेट की यूजफुल लाइफ क्या होनी चाहिए। ओके, यूजफुल लाइफ मेरी मर्जी। लेट सपोज ये एसेट 5 साल चलेगा, 5 साल के बाद स्क्रैप में बेच देंगे। जब स्क्रैप में बेचने की बात आती है, स्क्रैप वैल्यू ये डिफाइन की है IAS 16 में? नो, स्क्रैप वैल्यू नॉट डिफाइंड। सो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट डिफाइंड, यूजफुल लाइफ नॉट डिफाइंड, स्क्रैप वैल्यू नॉट डिफाइंड। ये सारी चीजें कौन डिसाइड कर रहा है? कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड कर रही है। आपस की बात है, अगर ये सारी चीजें मैनेजमेंट डिसाइड कर रही है तो जो एंड रिजल्ट आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का वो भी मेरी मर्जी का ही आ रहा होगा, इंस्टेड ऑफ एनी डिफाइंड और फिक्स्ड नंबर, राइट? अब क्या मैं एसेट की लाइफ बढ़ा के डेप्रिसिएशन कम कर सकता हूं? कर सकता हूं। इज देयर एनी ब्रीच ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? नो, दैट्स अ ग्रे एरिया इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इस ग्रे एरिया को मैं अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकता हूं। मतलब मैंने किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, किसी लॉ का ब्रीच नहीं किया, इवेजन नहीं किया। ये चीज मेरे लिए क्या कहलाएगी? अवॉइडेंस कहलाएगी। ओके, सो evasion और avoidance key difference is evasion is illegal, avoidance is not illegal। अवॉइडेंस में बेसिकली हम करते क्या है, मैं टैक्सेशन के रूल्स को स्टडी करता हूं और टैक्सेशन के रूल्स को स्टडी करके उसमें से फेवरेबल ऑप्शंस पिक करता हूं टू सेव द टैक्स। एंड वेरी राइटली सेड, टैक्स अवॉइडेंस का एक दूसरा नाम भी दिया जाता है which is called as, मतलब प्लानिंग में यही है ना, आप सोच रहे हो यार पैसे किस तरह बचा सकता हूं। आप अगर सोच रहे हो और अगर लीगल लॉस को कंप्लाई कर रहे हो, क्या कहलाएगा? प्लानिंग कर रहे हो, अवॉइडेंस कर रहे हो। इवेजन क्या है? इवेजन इज एन इलीगल एक्टिविटी एंड कैरीज अ रिस्क ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विच कैन इंक्लूड फाइन एंड और इम्प्रिजनमेंट। मतलब सिर्फ फाइन भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती है। ओके, इवेजन किया कैसे जाता है? लाइक कपल ऑफ लाइंस, मतलब जनरली हम लोगों को ये सिखाने की जरूरत नहीं होती कि इवेजन कैसे किया जाता है, बट फिर भी इवेजन कैसे किया जाता है? फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मतलब, फॉल्स इंफॉर्मेशन मतलब एसेट बिका था, लेट सपोज 1 मिलियन का मैं शो करूं 5 लाख का बिका था, गलत इंफॉर्मेशन शो करना, दैट इज इवेजन। फॉल्स इंफॉर्मेशन के बाद इंफॉर्मेशन नॉट प्रोवाइड, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही ना करना, मतलब एसेट बिका था उसके सबूत मिटा दो कि ये एसेट बिका भी था, ना बिकने का सबूत होगा ना टैक्स देना पड़ेगा, राइट? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करना। Third point I'm going to write, I'll ask your feedback, and according to your feedback, I will either keep it or remove it. Okay. Third, incomplete information provide करना।
अच्छा, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को लेट मी आस्क इन अ डिफरेंट वे. आधा सच क्या सच होता है? कैन आई हैव द रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन ऑन दिस प्लीज? आधा सच सच होता है या उसको सच की कैटेगरी से एक्सक्लूड कर देना चाहिए क्योंकि वो आधा सच है? सो आई आस्क माय क्वेश्चन अगेन. आधा सच क्या सच होता है? I humbly request the feedback from everyone on this, please. Okay, I hear you. Simran, Kashif, Jonita. क्या आधा सच सच होता है? I hope rest of the persons who are online वो सिर्फ लॉग इन करके पार्टी नहीं कर रहे. They are really listening to it with this assumption. So आधा सच सच नहीं होता मतलब एक दफा शायद चले छोड़े रहने देते. सो आधा सच सच नहीं होता. आई कैन टेल यू. लेट सपोज मैंने 10 यूनिट्स बेचे थे. 10 यूनिट्स में से मैं टैक्स वालों को बोलूं देखिए मैंने 6 यूनिट बेचे हैं. आधा सच है नहीं है? फिर 10 बिके हैं तो पहले 6 हुए होंगे उसके बाद 10 हुए होंगे, राइट? आधा सच तो है बट क्या ये वाकई वाला सच है? नो. मतलब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना is also considered, is also part of the evasion. It's not avoidance, it's evasion. Keep remember. अगर कभी भी आपसे कोई कोर्ट ऑफ लॉ में पूछे हाँ बताओ ये हुआ था नहीं हुआ था, आप 3 पॉइंट्स में से एक पॉइंट खाली लिख दो या बता दो, 2 ना बताओ. क्या जजमेंट ट्रू होगी? आंसर इज नो. सो आधा सच सच नहीं होता. आधा सच इज एज गुड एज झूठ बोल रहा. मतलब आधे सच में आप वही सच बता रहे हो विच यू वॉन्ट टू टेल. पिक एंड चूज कर रहे हो तो वो सच नहीं है, राइट? सो इवेजन 3 तरह की चीजों को बोला जाता है, कटिंग स्टोरी शॉर्ट. पहला इवेजन बोला जाता है फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. दूसरा बोला जाता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. तीसरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही ना करना, राइट? All these things are called as evasion. Avoidance क्या है? Avoidance basically लॉ के अंदर लूप होल्स आइडेंटिफाई करना. लॉ के अंदर लूप होल्स आइडेंटिफाई करना और उन लूप होल्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज करने का नाम है टैक्स अवॉइडेंस. और जनरली इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टैक्स प्लानिंग. और जो ये मैं लूप होल्स का जिक्र कर रहा था कि अवॉइडेंस में बेसिकली क्या होता है कि आप लूप होल्स आइडेंटिफाई करते हो लॉ के अंदर और उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हो. ओके. टैक्स मिटिगेशन. सो देखो, जो जो कानूनन नाम होंगे ना, लीगल नाम होंगे टू रिड्यूस द टैक्स, आप हर वो नाम टैक्स अवॉइडेंस को दे सकते हो. आप ऐसे टैक्स मिटिगेशन कह सकते हो, टैक्स मिनिमाइजेशन कह सकते हो, टैक्स प्लानिंग बोल सकते हो, क्योंकि ये इनमें से किसी भी नाम में किसी भी चीज में इलीगल वाली खुशबू नहीं है. जहां कहीं इलीगल वाली खुशबू आना स्टार्ट हो गई
हर वो चीज फिर क्या कहलाना स्टार्ट हो जाएगी, एंड दैट वुड बिकम इलीगल. I'm moving further forward. The next discussion is about behavior of tax rates. Keep remember, there are three types of behaviors of tax rates. There are three types of behaviors of tax rates. First behavior of tax rate is called as proportional rate. Second one is called progressive, and third one is called regressive. Now let's discuss one by one what is proportional, what is progressive, and what is regressive. मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल पहले समझाता हूं, फिर उसके बाद कंक्लूड करूंगा. प्रोपोर्शनल, लेट सपोज एक बंदे की इनकम है 1000, हाइपोथेटिकल एग्जांपल कंप्लीटली. 1000 के ऊपर उसे टैक्स देना है 200. ओके, यू कैन सी स्ट्रेट अवे 20% टैक्स देना है. इत्तफाक ऐसा हुआ इसकी इनकम डबल हो गई, टैक्स भी कितना हो गया, डबल. इस तरह के टैक्स रेट्स को नाम दिया जाता है प्रोपोर्शनल टैक्स रेट. मींस जितने प्रोपोर्शन से इनकम बढ़ रही है उतने ही प्रोपोर्शन से टैक्स इंक्रीज हो रहा है. सो ऐसे टैक्स सिस्टम को क्या नाम दिया जाएगा, प्रोपोर्शनल टैक्स रेट. सेकेंड वन इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव रेट. प्रोग्रेसिव रेट किसको बोला जाता है, प्रोग्रेसिव रेट इज, लेट सपोज इनकम थी 1000, टैक्स लग रहा था 200, इनकम डबल हो गई, टैक्स डबल से भी ज्यादा हो. मतलब जिस प्रोपोर्शन से इनकम बढ़ रही है टैक्स उसके ज्यादा प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है. ऐसी चीज इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव टैक्स रेट. ओके, tax increased in same proportion as income increased, tax increased in a higher proportion as income increased. Regressive, just I will use one word, maybe आप समझ जाओ. Regressive is inverse of progressive. मतलब यहां पे इनकम डबल हुई, टैक्स डबल से कम हुआ. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि रिग्रेसिव में इनकम बढ़ेगी तो टैक्स कम हो जाएगा, नो. मैं ये कह रहा हूं इनकम बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा, बट विद अ लोअर प्रोपोर्शन. यहां पे अगर आप देखो इनकम बढ़ रही है मल्टीप्लाई बाय 2, टैक्स मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई बाय 2 से कम हो रहा है, राइट. Most of the times, like I can roughly tell you, TX की Kaplan steady text is around 1000 pages. Kaplan steady text is around 1000 pages. उन 1000 में से 995 पेजेस पे जो टैक्स रेट्स की डिस्कशन है दैट इज आइदर प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव. सिर्फ 5 पेजेस ऐसे होंगे जहां पे आपको रिग्रेसिव रेट्स नजर आएंगे. मतलब यू कैन से फ्रॉम अ सिलेबस पर्सपेक्टिव रिग्रेसिव रेट्स एग्जिस्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करते, बट इनका रेशियो बहुत कम है. मतलब ये ओवरऑल F6 में पूरी बुक के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इट इज इवन लेस देन 1%, इवन लेस देन 0.1%. सो बट इट एग्जिस्ट. ओके, सो जब कभी रिग्रेसिव नजर आएगा तो आई विल शेयर विद यू कि देखिए ये रहा रिग्रेसिव रेट जो हम लोगों ने अपनी डे 1 के ऊपर डिस्कशन की थी, डे 1 के ऊपर बात की थी. मैं मे बी आज की जरा लास्ट डिस्कशन करने लगा हूं, दैट इज द टैक्स अथॉरिटी. पाकिस्तान की टैक्स अथॉरिटी का नाम क्या है? The name of the Pakistan Tax Authority is FBR, stands for
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसी तरह से यूके की जो टैक्स अथॉरिटी है दैट इज कॉल्ड HMRC, स्टैंड्स फॉर एंड कस्टम। बस अब वो हर में हट नहीं रही है, तो अब ये एच से हिज हो गया। सही है। सो नाउ इट इज हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम डिपार्टमेंट। इस पेज पे, इस स्लाइड पे मुझे आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये करनी है कि HMRC यूके की टैक्स गवर्निंग बॉडी तो है, बट टैक्स अथॉरिटी की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। मतलब कहते हैं ना कि ये इनका काम क्या है, ये करते क्या है। जरा इसको थोड़ा सा क्लियर करना, समझना। टैक्स कलेक्ट करना लोगों से, और अगर किसी ने गलती से ज्यादा टैक्स दे दिया तो उसको वापस करना किसका काम है? टैक्स अथॉरिटी का। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसके ऊपर मैं डिस्कशन करता हूं कि ये क्या चीज होती है, इस पे भी डिस्कशन करता हूं। मेंटेनिंग टैक्स रिकॉर्ड्स। मेंटेनिंग टैक्स रिकॉर्ड समझते हो? मेंटेनिंग टैक्स रिकॉर्ड समझते हो? मेंटेनिंग टैक्स रिकॉर्ड्स का मतलब ये कि किस सिटी से, किस प्रोविंस से, किस स्टेट से कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है। जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, लेट सपोज 20 to 30 एज वाले कितने लोग हैं, 30 to 40 वाले कितने लोग हैं, जो पूरा स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करना है, ये सारा का सारा कामकाज किसका है? टैक्स अथॉरिटी का। देन before I discuss rest of the things, keep few things very clearly in your mind. टैक्स कैलकुलेट करना, क्या ये टैक्स अथॉरिटी का काम है? नहीं। टैक्स कैलकुलेट करना किसका काम है? गुड वन। टैक्स कैलकुलेट करना किसका काम है? टैक्स कैलकुलेशन रिजाइड्स विद द टैक्स कैलकुलेशन रिजाइड्स विद द जो बंदा टैक्स पे कर रहा है उसका काम है कैलकुलेशन करना। मतलब मुझे अगर अपना टैक्स कैलकुलेट करना है, सॉरी, मुझे अगर अपना टैक्स पे करना है तो उसकी कैलकुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई और टैक्स अथॉरिटी कैलकुलेट करके देगी, नो। मेरा टैक्स मैं कैलकुलेट करूंगा और मैं ही कैलकुलेट करके सबमिट करूंगा, पे करूंगा, राइट। कैलकुलेट करना, पे करना, ये दोनों चीजें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टैक्स पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टैक्स कैलकुलेट करना और कैलकुलेट करने के बाद पे करना। अब ना यहां पे थॉट प्रोसेस ये भी आता है कि सर अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि टैक्स उन चंद एक चीजों में से जो किसी को भी देना पसंद नहीं है। देना सबको पड़ता है, बट देना किसी को भी पसंद नहीं। तो अगर मुझे खुद ही कैलकुलेट करना है, खुद ही पे करना है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं गलत कैलकुलेट करूं? लाइक, डज इट मेक सेंस कि मैं अपना टैक्स गलत कैलकुलेट करूं? राइट। सो कीप रिमेंबर, यस यू कैन डू दैट, बट अगर आपने गलत कैलकुलेट किया और पकड़े गए तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एवेजन। और एवेजन पे हमारी बात हुई कि एवेजन का रिजल्ट क्या है? इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। इसकी वजह से फाइन भी लग सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, या दोनों चीजें हो सकती है, राइट। सर मैंने गलत टैक्स कैलकुलेट किया, ये टैक्स वालों को पता कैसे चलेगा? कीप रिमेंबर, टैक्स अथॉरिटी हैज अ राइट ऑफ ऑडिट, कि वो आपका ऑडिट करें, चेक करें कि जो तुमने टैक्स कैलकुलेट किया है वो सही किया है, नहीं किया, तुम कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे। ये चीजें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पार्ट है। मतलब कैलकुलेट हुआ है, सही हुआ है, नहीं हुआ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? टैक्स अथॉरिटी। कहीं कैलकुलेशन में कोई ऐसा तो नहीं है किसी लॉ को, लाइक जब कोई भी कंपनी अपने अकाउंट्स बनाती है
तो उस अकाउंट्स को चेक करने के लिए हमेशा कौन एग्जिस्ट करता है? द रोल ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर चेक करता है कि ये अकाउंट्स इन लाइन विद आईएएस आईएफआरएस बने हैं या नहीं बने। इसी तरह जो मैंने टैक्स कैलकुलेट किया है वो सही लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है या नहीं किया, ये कौन डिसाइड करेगा? ये टैक्स अथॉरिटी डिसाइड करेगी। और कब डिसाइड करेगी? जब वो मेरा टैक्स ऑडिट करेगी। सो आप अगर गलत टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हो, गलत जमा करवाना चाहते हो, करवा लो, मसला नहीं। बट अगर कल ऑडिट हुआ, इन फ्यूचर ऑडिट हुआ और ये चीज पकड़ी गई कि आपने टैक्स गलत कैलकुलेट हुआ था किया था, तो इट हैज द कॉन्सिक्वेंसेस। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, इसके कॉन्सिक्वेंस इतने ज्यादा भी हो सकते हैं कि कभी कभी प्राइम मिनिस्टर्स को भी बोलना पड़ता है कि मुझे क्यों निकाला। मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड। उनका भी एक एलिगेशन यही था कि आपकी इनकम इतनी, आपने टैक्स पूरा पे नहीं किया, आपने टैक्स चोरी की। सो सेकेंड मिसकॉन्सेप्शन आई लाइक टू क्लैरिफाई, टैक्स लॉ बनाना, टैक्स का रेट डिसाइड करना, यह टैक्स अथॉरिटी का काम नहीं है। टैक्स लॉ बनाना, टैक्स का रेट डिसाइड करना, इट रेजाइड्स विद द फाइनेंस मिनिस्टर। ये प्रोपोज करता है, फाइनेंस मिनिस्टर प्रोपोज करता है टू पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट फिर इसको अप्रूव करती है। जब पार्लियामेंट अप्रूव करती है तो फिर वो चीज कंट्री में लॉ बन के इनएक्ट हो जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है। ओके, सो कीप रिमेंबर, मतलब आज पाकिस्तान में सेल्स टैक्स, एंड जस्ट सेइंग एज एन एग्जांपल, 15% है। यूके में वैल्यू एडेड टैक्स 20% है। ये 15 और 20 टैक्स अथॉरिटी ने डिसाइड नहीं किया। ये 15% लगना है, 20 लगना है, 25 लगना है, 10 लगना है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करता है। फाइनेंस मिनिस्टर, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर का जो दिल में आया उसने टैक्स रेट डिसाइड किया, गो ऑन, नो। फाइनेंस मिनिस्टर प्रोपोज करेगा टू पार्लियामेंट और पार्लियामेंट फिर उसको अप्रूव करती है। वंस अप्रूव बाय पार्लियामेंट, फिर वो कंट्री में एज अ लॉ एप्लीकेबल होगा, और जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगी वो एप्लीकेबल नहीं होगा। राइट? सो टैक्स, एंड दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट मिसकॉन्सेप्शंस टू क्लैरिफाई। टैक्स लॉ, टैक्स रेट, टैक्स अथॉरिटी का काम नहीं। किसका काम है? फाइनेंस मिनिस्टर का। अब फाइनेंस मिनिस्टर कंट्री के लार्जर इंटरेस्ट को कंसिडर करते हुए टैक्स लॉ डिजाइन करता है। मतलब ऐसा हो सकता है कंट्री का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हो कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्री में लानी। हो सकता है वो बोले यार आज जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, मतलब बाहर से, आउट ऑफ कंट्री से कोई भी इन्वेस्टमेंट आएगी, हम वो यहाँ बिजनेस करके जो भी कमाएंगे हम 5 साल तक उनसे टैक्स नहीं लेंगे। अगर पार्लियामेंट अप्रूव कर दे दैट्स परफेक्टली फाइन। सो लार्जर ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कंट्री में लेके आना, उसको कंसिडर करते हुए हमने टैक्स लॉ बनाया। सेकंड, इट कुड बी हमारे कंट्री में अगर कोई आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। बट आई एम जस्ट गिविंग कपल ऑफ एग्जांपल्स। क्यों क्यों ना ले आईटी वालों से टैक्स? क्योंकि आईटी के थ्रू कंट्री में रेमिटेंसेस आ सकती हैं, और रेमिटेंसेस आना किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए इट्स गुड। सो वी शुड इनकरेज, वी शुड प्रोमोट, और प्रोमोट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? आईटी इंडस्ट्री पे से टैक्स माफ कर रहे हैं। जो भी आईटी कंसल्टेंट्स हैं जो भी कमाएंगे अपने बिजनेस में, कोई टैक्स नहीं दे रहे। आई कैन टेल सिमिलर टाइप ऑफ स्टेप was is taken by the सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर, जिसमें उन लोगों ने बोला कि जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज अपने हेड ऑफिसेस सऊदीया में ओपन करेंगी 30 इयर्स तक उन्हें कोई टैक्स नहीं देना। 30 इयर्स मतलब
30 साल तक कोई टैक्स नहीं देना, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। सो बट मेजर ऑब्जेक्टिव उनका क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनीज केएसए में अपने ऑफिसेज ओपन करें, सो दे आर प्रोमोटिंग इट, और वो इंसेंटिवाइज किस तरह कर रहे हैं, टैक्स नहीं देना हमें। बट ऑन दिस पॉइंट टैक्स अथॉरिटी का एक काम ये जरूर रहता है, आइडेंटिफाई पॉसिबल एरियाज ऑफ टैक्स जनरेशन। मतलब गवर्नमेंट को वो ये एडवाइस जरूर कर सकते हैं, यार आजकल लोग इस क्रिप्टो को लेट सपोज यूज कर रहे हैं, क्रिप्टो के ऊपर हम लॉ मेकिंग करके उससे अपनी कंट्री की टैक्स इनकम बढ़ा सकते हैं। आजकल लोग, एंड आई कैन गिव यू कपल ऑफ एग्जांपल्स, आजकल लोग फूड पांडा, करीम, उबर, इन ड्राइव यूज कर रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, इन पे हम टैक्स लगा के अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। फाइन, फाइनेंस मिनिस्टर को एडवाइस करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में प्रपोज करेगा, अप्रूव हो जाएगा, कंट्री में एप्लीकेबल हो गया, राइट। टैक्स अवेयरनेस एंड प्रोवाइडिंग क्लैरिटी ऑन टैक्स लॉज। क्या मतलब? मतलब ये कि आज कंट्री में कोई भी टैक्स लॉ है ऑन विच आई एम नॉट क्लियर, मतलब वो कहते हैं ना, जब भी कभी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हो और उसमें अगर कोई बात ना समझ में आए, सबसे पहले आप किसके पास जाते हो? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी के पास, राइट। ये तो बहुत हाई लेवल बात है, बट मैं उससे पहले बताता हूँ। लेट सपोज वाइल वर्किंग प्रोफेशनली, अगर मैं किसी चीज की एप्लीकेशन में कंफ्यूज हूं, यार इसको अप्लाई कैसे करना है, लेट सपोज IAS 41 डजंट एग्जिस्ट, IAS 41 राइट, बायोलॉजिकल एसेट्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेट सपोज मेरा एक फार्म हाउस है, उसमें कैटल फार्म में देयर वाज अ काउ, उसने एक बेबी काफ को बॉन्ड किया, मुझे पता है यार एसेट आ गया, अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होनी। सबसे पहले काम मैं क्या करूंगा, मैं जिस आईफेक की मेंबर बॉडी का मेंबर हूं, मैं उस बॉडी से एडवाइस लूंगा। भाई आई वर्क इन फार्म हाउस, बायोलॉजी, आई डील विद बायोलॉजिकल एसेट्स, और मैं सिनेरियो ऐसा है कि मेरे पास एक काऊ थी, उसने एक बेबी काफ को बॉन्ड किया है, मुझे अकाउंटिंग समझ नहीं आ रही क्या करें। अगर उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करती होगी, मेरी मेंबर बॉडी के लोग मुझे एडवाइस करेंगे, और अगर उनको तो यार ये तो मसला ऐसा है, आज से पहले कभी आया ही नहीं था, मतलब आज से पहले कभी ने इसकी अकाउंटिंग भी करनी होगी ये सोचा ही नहीं था, फिर ऐसी सिचुएशन में ये लोग कंसल्ट करेंगे विद द आईफ्रिक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। कमेटी के पास जवाब हुआ तो सही है, अदरवाइज कमेटी वाले क्या बोलेंगे, यार ये तो एक नया मसला आ गया है, इसके ऊपर लॉ मेकिंग करते हैं, इसके ऊपर नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं, एंड दिस इज हाउ द न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिपेयर्ड। इसी तरह टेक्स्ट में एक लॉ फाइनेंस मिनिस्टर ने कोट कर दिया, मुझे नहीं समझ आ रहा है ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल कैसे होगा, तो मुझे क्लैरिफिकेशन कौन प्रोवाइड करेगा? HMRC, फाइनेंस मिनिस्टर के कहने का ये मतलब था, ये चीज प्रैक्टिकली मैथमेटिकली ऐसे एग्जीक्यूट होगी। कौन गाइड करेगा ये सारी चीजें? HMRC। ओके। एजुकेट एंड इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट देयर टैक्स पेइंग ड्यूटीज। लोगों टैक्स दिया करो, अच्छी चीज होती है, मुल्क का फायदा होता है, कंट्री ग्रो करेगा, इकोनॉमी अच्छी होगी, आपका भी भला होगा। थोड़ा सा डराना भी है, नहीं पे करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, राइट। पेइंग चाइल्ड बेनिफिट, पेइंग चाइल्ड बेनिफिट का क्या मतलब है? आप लोगों ने सुना होगा, किसी ने देखा भी हो तो बहुत अच्छी बात है, यूके में, यूएस में और इस तरह के कंट्रीज में गवर्नमेंट्स बच्चों को पालने पोसने के लिए पेरेंट्स को अलाउंस देती, दैट इज कॉल्ड चिल्ड्रन अलाउंस टाइप ऑफ स्टफ। ये जो चिल्ड्रन अलाउंस है ये पे करना किसका काम है? टैक्स अथॉरिटी का, एंड दैट इज कॉल्ड एज पेइंग चाइल्ड बेनिफिट। ओके। इंपॉर्टेंटली टू थिंग्स, बी वेरी क्लियर, टैक्स अथॉरिटी का काम नहीं। सबसे पहला, सबसे पहला टैक्स कैलकुलेट करना टैक्स अथॉरिटी का काम नहीं। दूसरा, टैक्स लॉ बना
टैक्स अथॉरिटी का काम नहीं। ओके, एनी क्वेश्चन सो फार फ्रॉम दिस? If not, then maybe I'll take 5 more minutes to conclude. No. Okay. As a concluding thing for today, obviously, and being the introductory class, couple of things. This was your first TX class for TX live classes, जिसमें physical and online, but all these classes would be live classes, like recorded नहीं है, ये सारा का सारा हम यहीं पे बैठ के साथ साथ पढ़ेंगे। ये जो हमारी लाइव क्लासेस हैं, दे वुड बी 4 days a week, और इन 4 days में से by the way, maybe I missed to cover these live classes, physical and online, would be conducted jointly by myself and Sarjaya. So ये हम दोनों jointly cover कर रहे होंगे। 4 days a week in overall classes होंगी, जिसमें से 2 days मैं क्लास लूंगा और 2 days सरजिया राना क्लास लेंगे। ओके, आई एम नॉट श्योर सरजिया ने अपने डेज क्या डिसाइड किए, क्या फाइनलाइज किए, क्या नहीं किए, बट फ्रॉम माय साइड इट वुड बी Saturday 2 to 5:30 and it would be Sunday, not tomorrow, मतलब कल आप लोगों की कोई क्लास नहीं है। जो भी अब नेक्स्ट क्लास होगी वो सरजिया की होगी, ऑब्वियसली उसका भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे, बट इट वुड बी 10:30 to 2 PM PK time. Okay. Okay. From study perspective, after your classes, you guys should study Kaplan textbook and study hub. Exam kits, target should be to cover both exam kits. Target should be to cover both exam kits. Both exam kits means ideally we can discuss कि कौन सी एग्जाम किट पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, एग्जाम किट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, we can discuss, but I'm not sure is it a good time to discuss all that or not. One further thing, today is 13th September, approximately 13th to 15th November would be your syllabus completion date. And after your syllabus completion, revision classes, CB platform classes और मॉक्स वगैरह टाइप की चीज रहेगी till your exam day. Yes, Shamila, you want to ask anything?
Yes, sir. Actually, I'm confused about one thing, and I want guidance from your side. That you talked about the study text, which we should actually cover for the Kaplan, and study text too, sir. Like, should we study both of them, or one would be preferable? So, if you ask me as a tutor, I'm indifferent, very honestly. Like, the advice to study either from Study Hub or Kaplan is basically on the premise that you guys should learn the technical jargon in particular. So, jargons, language, the text language, like I can give you the concepts, but jargon, that is something which will be very well learned with the help of the textbook. Point number one. Point number two, one further objective of study text or study hub is the practice element. Like, जितना आप यहाँ से भी practice करके learn कर सकते हो, that will be a very good step for you guys. So that is the second thing. But still, if you want me to recommend any one thing, I generally prefer the Kaplan textbook to be more effective, efficient as compared to the study hub. Well, sir, I would like to know one more thing. That is, I have already enrolled for the, recorded classes. So, is it for me as well to join the live, or this is the separate one? Actually, I'm confused. Sir, your voice, you have muted yourself. I can't hear you. Sorry, I missed your question. So there's some voice disruption. Can you please repeat your question? Oh, sure, sir. Actually, I say that I have already enrolled for the, recorded lectures of text for December Atom. So you were talking about the physical one, which is be conducting on the online as well. So will I be able to join this one, or I'm just only fixed to the recorded one? So I can tell you, Shamila, this is exactly the question raised by Kashif, if I'm not wrong. So to be very honest, I'm not very much like the answer is not with me at the moment. But I can discuss your question, let's say with Sarjay, and we'll update you guys in the group. Sure, sir. Thank you. Thanks. Oh, one more thing. Generally, there is one more question, like how much is the calculation, how much is the theory, right? In the exam, so I'm not talking from a study perspective, I'm talking from the exam perspective. Approximately 60 to 70% is calculation and 30 to 40% is theory. अच्छा, interesting thing, यहाँ पे theory F5 PM FM टाइप की थ्योरी नहीं है, या जिन लोगों ने FR अटेम्प्ट किया है, FR में रेशियो एनालिसिस टाइपिश थ्योरी नहीं है. सो यहाँ पे मेजरली थ्योरी है किस टाइप की? यहाँ पे मेजरली थ्योरी इज बेसिकली रूल्स के हवाले से आ जाएगी. लाइक किसी चीज के 5 रूल्स हैं, 5 में से पूछ लिया ये रूल है नहीं है, थिंग्स लाइक दैट. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के ऊपर थ्योरी आ सकती है. सेकंड, थर्ड टाइप ऑफ थ्योरी जो अक्सर यहाँ पे मुझे नजर आती है, दैट इज बेसिकली थर्ड टाइप ऑफ थ्योरी जो यहाँ मुझे नजर आती है, दैट इज बेसिकली टैक्स कैलकुलेट तो कर लिया, अब टैक्स जमा भी करवाना है. लाइक मैंने यहाँ पे जैसे भी बताया कि टैक्स कैलकुलेट करना और पे करना टैक्स पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब पे करने का एक टाइम होता है हर चीज का, 1 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, ये जमा कब तक करवाना है. सो दैट इज बेसिकली द सेकेंड डायमेंशन ऑफ थ्योरी जो यहाँ पे नॉर्मली एग्जामिन होती है. सो Kashif, Sharmila, your question is with me. I'll get back to you guys on this question at my earliest. Apart from the question which was raised by Sharmila and Kashif, any other thing anyone want to ask from today's class overall in general?
No. Kashif, Sharmila, Simran, Juanita, anything you want to ask further? Like one question is with me. No question? So perfect. Then see you guys in the next class. So I'll be meeting you guys next class on Saturday. In the meanwhile, I'm not sure. It would be Monday or Tuesday. But your next class, this physical live class would be with Sarja on either Monday or Tuesday. The date and time would be communicated to you guys. That's it. So if anything, do let me know. Else, I'm good to say goodbye to you guys for today. Thanks, everyone. Take care. Bye. Have a nice weekend ahead.